नमस्कार प्यारे विद्यार्थी मित्रों। इसके पहले वाले भाग में हम लोगों ने संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, पढ़ा था। मित्रों, आज हम लोग राज्य स्तरीय कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, पढ़ेंगे। मित्रों, राज्यपाल के बारे में मैंने इसके पहले वाले भाग में आप लोगों को बता दिया था। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं राज्य स्तरीय कार्यपालिका में मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल से। मित्रों, राज्य में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। मित्रों, कभी कभी विधानसभा में किसी एक पक्ष को स्पष्ट बहुमत न मिला हो, तब अलग अलग पक्षों को जोड़कर बहुमत प्राप्त पक्ष के नेता को सरकार बनाने के लिए राज्यपाल आमंत्रित करता है तथा उसे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाता है। मित्रों, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा उन्हें भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। मित्रों, राज्य का सारा प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलता है, लेकिन राज्यपाल की सभी सत्ताओं अधिकारों का उपभोग मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। मित्रों, गुजरात में मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का कार्यालय नया सचिवालय स्वर्णिम भवन गांधीनगर में स्थित है। मित्रों, राज्यपाल मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाता है और प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करवाता है। चुनाव होते हैं। चुनाव में जिस दल को सबसे अधिक बहुमत मिलता है उस दल की सरकार बनती है और बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलवाता है। मित्रों, राज्य मंत्रिमंडल में 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहला है कैबिनेट स्तर के मंत्री, दूसरा राज्य स्तरीय मंत्री, तीसरा उप मंत्री और चौथा संसदीय सचिव। मित्रों, मुख्यमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का विभाजन, बंटवारा, सरकार की नीति निर्धारण एवं पारदर्शी स्वच्छ प्रशासन तथा प्रजालक्षी, जनलक्षी, जन विकास और प्रश्नों के समाधान के लिए केंद्र सरकार के समक्ष राज्य की मांगों को प्रस्तुत करता है। आपातकाल के समय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य मुख्यमंत्री करता है। मित्रों, राज्य का मुख्यमंत्री राज्य के विकास के लिए सरकार की नीतियों का उद्घोषक, मार्गदर्शक तथा नेतृत्व करने वाला सक्षम नेता होता है। तो इस प्रकार से मित्रों, राज्य स्तरीय कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल सक्रिय होकर राज्य के लोगों के विकास के लिए कार्य करता है। जन आकांक्षाओं पे खरा उतरने का प्रयास राज्य का मुख्यमंत्री करता है। मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे प्रशासनिक तंत्र अर्थात प्रशासनिक कार्यपालिका की। मित्रों, राजकीय कार्यपालिका अलग अलग क्षेत्रों के लिए नीतियों का निर्माण करती है, बनाती है, जिसको व्यवस्थित कार्यक्षम रूप से पालन करवाने का कार्य, लागू करवाने का कार्य, अमल करवाने का कार्य प्रशासनिक कार्यपालिका करती है। मित्रों, प्रशासकीय अधिकारी राजनीतिक कार्यकर्ता को नीति विषयक मामलों में सलाह, सुझाव, सूचन देते हैं। जरूरी जानकारी तथा आंकड़ेकीय माहिती, सूचनाएं उन्हें प्रदान करते हैं। मित्रों, राजकीय कार्यकारी प्रशासकीय अधिकारियों की सूचना, जानकारियों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, अर्थात राजकीय कार्यकारी वो अपने विवेक के आधार पर कार्य करते हैं। मित्रों, सरकार चाहे जितनी अच्छी नीतियां बनाए, कानून चाहे जितने अच्छे हों और लोकोपयोगी हों, लेकिन प्रशासकीय कार्यपालिका द्वारा अगर उसका प्रभावशाली, सक्षम, सही तथा संतोषकारक रूप से अमल नहीं हुआ तो वह अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। उसी तरह नीति के निर्माण में अर्थात नियम कानून के बनाने में नीति के पालन करवाने की
सतत चलने वाली प्रक्रिया में कार्यपालिका को प्रशासनिक तंत्र महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। मित्रों, राज्य की कार्यपालिका को आधार प्रदान करने का काम प्रशासनिक कार्यपालिका करती है। अनेक क्षेत्रों में निपुण, होशियार, व्यावसायिक कुशलता तथा अनुभवी लोग, विशेषज्ञ, सनदी अधिकारी अर्थात गजेटेड ऑफिसर तथा अन्य, ये सभी सरकार की रीढ़ के समान होते हैं। राज्य में जितना सक्षम, सक्रिय प्रशासनिक कार्यपालिका होगी, उतना ही अच्छा सरकार का नीति, नियम और सरकार का प्रशासन चलेगा। मित्रों, प्रशासनिक कार्यपालिका के ज्ञान, प्रशासनिक सूझबूझ, अनुभव तथा उनकी दूरदृष्टि व प्रशासकीय क्षमता के कारण सरकार एक कार्यक्षम संचालन कर सकती है। मित्रों, सरकार के अंगों में राजकीय कार्यपालिका लोगों के कल्याण तथा सुखमय जीवन की चिंता तथा चिंतन करने वाले मस्तिष्क के समान है, जबकि प्रशासनिक कार्यपालिका उस सरकार के हाथ पैर के समान है। मित्रों, दोनों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध, संतुलन यह राज्य के सुशासन की पहली शर्त है। जितना अच्छा राजकीय कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका का तालमेल होगा, उतना अच्छा, स्वच्छ, पारदर्शी प्रशासन जनता को मिलेगा और जनता का कल्याण होगा। मित्रों, सरकार की सत्ता तथा प्रभाव अधिकारी तंत्र में अधिक केंद्रित होने लगा है। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अप्रामाणिकता, अकार्यक्षमता, गैर रीति, जवाबदारी से दूर भागना आदि प्रवृत्तियां अधिकारी तंत्र के लिए हानिकारक हैं। इसलिए इसे रोकने के लिए प्रशासन में सतर्कता आयोग, लोकपाल या लोकायुक्त की आवश्यकता आज के समय की बड़ी मांग है। मित्रों, रिश्वत की बुराई को रोकने के लिए गुजरात राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो के नाम से एक अलग विभाग की शुरुआत की है तथा लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं। मित्रों, ये टोल फ्री नंबर है 1800-233-44444। इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आप अपनी शिकायतें भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो में दर्ज करा सकते हैं। मित्रों, देश में अलग अलग राजनीतिक पक्षों की सरकार होने के कारण उनके साथ प्रशासन में राजनीतिक तटस्थता, निष्पक्षता की अपेक्षा प्रशासनिक तंत्र से रखी गई है कि सरकार किसी भी दल की हो, लेकिन वे तटस्थ होकर, निष्पक्ष होकर प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करें। राज्य की अनेक विकासलक्षी योजनाओं तथा कार्यक्रमों को अमल में लाकर सरकार की विकास यात्रा की गति को सरलता से, सातत्यपूर्ण रीति से जारी रखना प्रशासनिक तंत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो मित्रों, राजकीय कार्यपालिका के साथ साथ लोगों के विकास में प्रशासनिक कार्यपालिका की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। जितना अच्छा, स्वच्छ, पारदर्शी प्रशासनिक कार्यपालिका कार्य करेगी, उतना ही अच्छा राज्य का विकास होगा, जनता सुखी, सुखमय और विकास की ओर आगे बढ़ेगी। मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे स्थानीय स्तर पर शासन व्यवस्था। मित्रों, केंद्र सरकार की विविध जिम्मेदारियों के बीच एक ही स्थान से पूरे देश का शासन चलाना अत्यंत कठिन और मुश्किल है, क्योंकि देश की अलग अलग स्थान की अलग अलग समस्याएं, आवश्यकताएं, अपेक्षाएं तथा विशाल जनसंख्या की अनेक इच्छाओं, आकांक्षाओं का सुचारू और स्वीकार्य समाधान समय से हो, इस उद्देश्य से सत्ता का विकेंद्रीकरण, विभाजन किया गया है। मित्रों, प्रशासनिक सरलता, सुगमता तथा कम खर्च प्रशासन के उद्देश्य से स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं का उद्भव हुआ, विकास हुआ है। मित्रों, गांव, शहर या महानगरों का प्रशासन चुने हुए अपने प्रतिनिधियों द्वारा स्थानीय स्तर की स्वराज्य की संस्थाओं में हो, उसे स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं कहते हैं। स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं किसे कहते हैं? गांव, नगर या महानगरों का प्रशासन चुने हुए अपने प्रतिनिधियों द्वारा स्थानीय स्तर की संस्थाओं में हो, उसे स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं कहते हैं। मित्रों, भौगोलिक प्रादेशिक विस्तारों को प्रशासनिक सरलता के लिए छोटे छोटे भागों में विभाजित करके
उन्हें स्थानीय जवाबदारी तथा विकास के कार्य सौंपकर प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जिससे सभी क्षेत्रों का गांव से लेकर बड़े शहरों तक का विकास हो सके। इसके अनुसार मित्रों, शहरी विस्तारों में नगर पालिका, महानगर पालिका तथा महानगर निगम, जिसे हम मेगा सिटी के नाम से जानते हैं, ये सभी स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं हैं। मित्रों, इसी प्रकार ग्राम्य विस्तारों में भी गांव का प्रशासन सही ढंग से चले, गांव का विकास हो, गांव की ज़रूरत के अनुसार वहां योजनाएं बने और उन योजनाओं का अमल हो, जिससे गांव के लोगों को भी सभी सुविधाएं मिल सकें। तो इस प्रकार से ग्राम्य स्तर में चुनाव, मतदान, कर्तव्य, अधिकार, जवाबदारी, प्रशासन तथा सत्ता पक्ष या विरोध पक्ष की भूमिका के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त होता है। मित्रों, ग्राम्य विस्तारों में जो स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं हैं, उसमें ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत तथा जिला पंचायत मुख्य हैं। मित्रों, इन्हीं छोटे शासन की इकाइयों से ही बड़े लोगों को, बड़े नेताओं को तैयार होने में मदद मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि ये स्वराज्य की संस्थाएं नेतृत्व विकास की प्रयोगशाला हैं। स्व विकास का अवसर मिलता है। इन संस्थाओं में योजनाओं के अमल में कानूनों की विसंगतता के कारण निचले स्तर पर होने वाली समस्याओं को समझकर ऊपर तक उन्हें लागू करने से पूर्व योजनाओं के संदर्भ में पूरी सावधानी, निरीक्षण तथा आवश्यक आधार के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होता है। इसीलिए स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं को लोकतंत्र की प्रशिक्षणशाला तथा प्रशासनिक सुधार की प्रयोगशाला कहा जाता है। मित्रों, स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं देश के विकास में, समाज के विकास में, लोगों के विकास में आज महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मित्रों, 1992 से समग्र देश में एक समान पंचायती राज तथा शहरी स्वशासन की संस्थाएं अस्तित्व में आई हैं। कब से? 1992 से पंचायती राज व्यवस्था देश में लागू हुई है। मित्रों, अब हम लोग पंचायती राज्य का त्रिस्तरीय स्वरूप देखेंगे, जिसके अंतर्गत पहला है ग्राम्य स्तर पर स्वशासन की संस्थाएं। मित्रों, हमें पता है कि 1992 से देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू है और वो पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। तो सबसे पहले हम लोग पहला देखते हैं ग्राम स्तर पर स्वशासन की संस्थाएं। मित्रों, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत तथा जिला पंचायत यह त्रिस्तरीय प्रशासनिक स्वरूप है ग्राम्य स्तर पर। मित्रों, प्रत्येक संस्था नीचे से ऊपर की ओर परस्पर संबंधों से जुड़ी हुई है, एक है। मित्रों, पंचायती राज में सभी स्तरों पर स्थानीय विकास कार्यों, योजनाओं तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों को आर्थिक कार्यक्षम रूप से पूरा किया जा सके, इसके लिए इन्हें आवश्यक सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता तथा साधन सामग्री के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। मित्रों, जिला पंचायत तथा उसकी विविध समितियों के अध्यक्ष होते हैं अलग अलग, जबकि प्रशासनिक प्रमुख जिला विकास अधिकारी, जिसे हम डीडीओ कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। जिला पंचायत का कार्यालय जिला मुख्यालय में होता है। तो मित्रों, इस प्रकार से देखा आपने ग्राम्य स्तर पर स्वशासन की संस्थाएं। अब इसमें है मित्रों, तालुका पंचायत के चुनाव में निर्वाचित नेता तालुका पंचायत प्रमुख कहा जाता है, जबकि प्रशासनिक प्रधान तालुका विकास अधिकारी टीडीओ, जिसे तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है। मित्रों, निचले स्तर पर ग्राम पंचायतों में सरपंच के रूप में चुना हुआ जनप्रतिनिधि का नेता होता है। गांव स्तर पर जनता का प्रतिनिधि कौन होता है? सरपंच होता है, जो जनता के द्वारा, गांव के लोगों द्वारा चुना जाता है। तथा प्रशासनिक प्रमुख तलाटी कम मंत्री, जिसे हम सचिव के रूप में जानते हैं, जो ग्राम पंचायत का प्रशासन संभालता है। मित्रों, गुजरात की जिन ग्राम पंचायतों में सर्वसम्मति से निर्विरोध चुनावों का त्याग कर सरपंच की सर्वमान्य पसंदगी होती है, तो ऐसे गांव को समरस गांव के रूप में जाना जाता है और उस समरस गांव को
सरकार की तरफ से विशेष पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार से ग्राम्य स्तर पर स्वशासन की संस्थाओं में हमने ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत तथा जिला पंचायत के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब दूसरा देखते हैं मित्रों, शहरी स्वशासन की संस्थाएं, अर्थात शहरों में स्वशासन की कौन कौन सी संस्थाएं हैं। मित्रों, 74वें संवैधानिक सुधार के द्वारा शहरी विस्तारों के विकास के लिए जनसंख्या के अनुपात के आधार पर स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं की व्यवस्था की गई है, निश्चित की गई है। शहरी स्वशासन की संस्थाओं में मित्रों नगर पालिका, महानगर पालिका और महानगर निगम, मेगा सिटी जिसे हम कहते हैं, इन तीनों का समावेश होता है। ये तीनों स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं में राजकीय कार्यपालिका में निर्वाचित बहुमति वाले भाग का नेता, जिसे मेयर कहा जाता है, तथा विविध समितियों के चेयरमैन तथा वार्ड के अनुसार चुने कारपोरेटर होते हैं। वार्ड के अनुसार कारपोरेटरों की संख्या में महिला प्रतिनिधियों तथा आरक्षित जातियों के सीटों को आरक्षित किया गया है, अर्थात उन्हें आरक्षण का प्रमाण बनाए रखने का प्रावधान किया गया है। मित्रों, विविध समितियां विकेंद्रीकरण के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों के कार्यों की जवाबदारी को उठाती हैं, जैसे नगर आयोजन, जमीन संपादन, रास्ते, पुल, फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण, पानी आपूर्ति का प्रबंधन, सफाई, गटर व्यवस्था का प्रबंध, मकानों का निर्माण, पर्यावरण की सुविधा, अग्नि सेवा, शिक्षण स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं की उपलब्धि, सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा सौंदर्यपूर्ण मनोरंजन की स्थिति में शहरी विकास, श्मशान गृहों तथा कब्रिस्तानों का विकास तथा निभाव, झोपड़पट्टी विस्तार उन्मूलन, ऐसे अनेक प्रजा कल्याणकारी तथा सुखमय जीवन से संबंधित कार्य ये स्थानीय शहरी स्वराज्य की संस्थाएं करती हैं। मित्रों, इन कार्यों को करने के लिए ये लोगों के पास से प्राप्त दान, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी के आधार पर तथा लोगों के पास वसूल किए गए टैक्स, कर तथा सरकारी अनुदान से प्राप्त रकम से किया जाता है। महानगर पालिका के प्रशासनिक भाग का प्रमुख म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है तथा उसके अधीन तकनीकी तथा प्रशासकीय विशेषज्ञ जैसे जोनल अधिकारी तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी गण सतत कार्यशील रहते हैं। मित्रों, अगर चुने हुए भाग तथा प्रशासनिक भाग के बीच खुले मन से संकलन स्थापित करके संतुलन बना करके पक्ष के हित के स्थान पर लोकहित के कार्य किए जाएं तो शहरों का विकास बहुत तेज़ी से होगा। तो इस प्रकार से मित्रों, पंचायती राज्य में हमने शहरी स्वशासन की संस्थाओं में नगर पालिका, महानगर पालिका और महानगर निगम के बारे में पढ़ा, जानकारी प्राप्त की। मित्रों, अब हम लोग सरकार के तीसरे अंग अर्थात न्यायपालिका के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मित्रों, भारतीय संविधान निर्माताओं ने देश के लोगों को निष्पक्ष न्याय मिल सके, उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, सभी की समस्याओं का समाधान हो सके, लोगों को सस्ता, सरल, सहज न्याय मिल सके, इसके लिए न्यायपालिका की भी व्यवस्था दी है। मित्रों, भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजकीय न्याय मिल सके, ऐसे उच्च आदर्शों को स्वीकार किया गया है, जिसमें सबको विकास के लिए समान अवसर, सबके साथ समान व्यवहार द्वारा शोषण मुक्त न्यायी समाज की रचना करने का उद्देश्य संविधान में स्वीकार किया गया है। मित्रों, राज्य के कानूनों का नागरिकों को पालन करना अनिवार्य है। अगर कोई नागरिक इन कानूनों का उल्लंघन या इन्हें भंग करता है तो उसे सज़ा देना न्यायालय का नैतिक कार्य है। मित्रों, देश का संविधान यह देश का मूलभूत कानून है। देश का प्रशासन संविधान के अनुसार हो रहा है या नहीं, यह देखना न्यायालय का कार्य है। देश का कानून संविधान के साथ सुसंगत है या नहीं, उसकी जांच करने का काम भी न्यायालय का है।
मित्रों, अगर बनाए गए विधायिका द्वारा बनाए गए कानून संविधान से सुसंगत न हो तो ऐसे कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर उसे रद्द करने की सत्ता अधिकार संविधान ने न्यायालय को दिया है, न्यायपालिका को दिया है। मित्रों, संघीय शासन में घटक राज्यों तथा केंद्र के बीच सत्ता तथा कार्यों का विभाजन किया गया है। मित्रों, हम सभी को पता है कि भारत एक संघ राज्य है। प्रत्येक घटक राज्य तथा केंद्र सरकार अपने अपने निर्धारित कार्यक्षेत्रों में रहकर ही काम करें तथा एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप न करें, यह देखने का कार्य भी न्यायपालिका का है। मित्रों, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच टकराव या मतभेद उत्पन्न हो तो उसका निवारण सर्वोच्च न्यायालय करता है। मित्रों, भारत में एक सूत्री सुग्रथित तथा रैखिक न्यायतंत्र है। न्यायालय में सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, मध्य में राज्यों के उच्च न्यायालय तथा निचले स्तर पर ट्रायल कोर्ट, दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय तथा अन्य अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। तो मित्रों, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की व्यवस्था लोगों को सही न्याय मिल सके, उनके साथ सही न्याय हो सके, इसलिए न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। मित्रों, न्यायपालिका के बारे में विस्तृत जानकारी विस्तार से हम लोग इसके आगे वाले पाठ में भारत की न्यायपालिका में पढ़ेंगे, देखेंगे। मित्रों, इस पाठ को मैंने 4 भागों में आपको समझाया है। आशा है आप सभी लोग पाठ के इन चारों भागों के वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और पाठ को फिर से पढ़कर, पुनः पढ़कर स्वाध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर पॉइंट वाइज, स्पष्ट, स्वच्छ और सुंदर अक्षरों में अपनी अपनी स्वाध्याय पुस्तिका में लिखकर याद करेंगे। मित्रों, शेष अगले भाग में, नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।